जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को आज 14 साल बाद यानी 31 अक्टूबर 2019 को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल हुआ। इस बारे में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डेवलपर एक्टिविस्ट जनाब जावेद राही साहब से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें बताइए कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 14 साल बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल हुआ, इसे आप ग्राउंड लेवल पर कहाँ देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन? बैकग्राउंड ये है कि कोई लोग जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि जंगलों में लोग बैठे हुए हैं, इनको बाहर निकालें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ सबको निकालो। तो गवर्नमेंट आ गई कि कुछ ट्राइबल हैं, फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, उनको तो हम निकाल नहीं सकते। तो उन्होंने एक एक्ट लाया जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2006 में पास हुआ, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं, ट्राइबल राइट्स एक्ट कहते हैं। ये एक्ट जब पास हुआ तो इसको एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर तमाम जगहों पे एप्लीकेबल कर दिया गया। हमारे पास अपना एक फॉरेस्ट राइट एक्ट था, लेकिन वो उस तरह से कैटर नहीं कर पा रहा था। मतलब वो दे रहा था ज़मीन पे हकूक़ 8(4), मतलब उसका एक शिक थी 8(4) के तहत वो ज़मीनें दे सकता था। वहाँ आप रह सकते थे तीन दीवारों का मकान बना के, कि आपको आगे की फ्रंट की दीवार नहीं बनानी है। बाकी तो बहुत सारी मतलब इफ़ एंड बट्स के साथ था, मगर जम्मू कश्मीर में भी फॉरेस्ट राइट एक्ट था। तो लेकिन ये जो एक्ट आ गया ये बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्रो फॉरेस्ट डिवेलपर, प्रो ट्राइबल आया एक्ट। लेकिन यहाँ एप्लीकेबल नहीं था। फिर ये 31 अक्टूबर को जब स्टेट को 2 विभागों में बांटा गया और यूटी यहाँ पे बनाया गया, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, तो ये दोनों यूटीज़ पे लागू किया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन उस दिन से फिर इम्प्लीमेंटेशन की कहानी काफ़ी दूर जाके शुरू होती है कि भाई कुछ महीने पहले, मतलब 1 साल गुजरने के बाद, जब वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो अचानक चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली और उसमें डेडलाइंस दे दी और एकदम से सारा सिस्टम जो है हरकत में आ गया। तो ज़मीन पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लगभग 1 साल के वक्फे के बाद बीच में कोविड आ गया, बीच में कुछ आ गया। तो हम इस चक्कर में थे कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए और जो लोग निकाले जा रहे हैं फॉरेस्ट से एटलीस्ट जो है वो बच सकें और उनके ऊपर जो उनके ख़िलाफ़ जो ड्राइव है वो बंद हो सके। तो ज़मीन पे इम्प्लीमेंटेशन इसके बड़े सारे स्टेप्स हैं। इसमें मतलब ये एक आम एक्ट नहीं है जिसमें आप एक अप्लाई कर दिया आपने तहसीलदार साहब को कि मैं मुझे ज़मीन अलाट कर दो, किसी डीएफओ साहब को, तो ऐसा तो है नहीं। ये तो गांव से शुरू होता है और बड़ा अच्छे तरीके से सोच समझ के प्रो ट्राइबल एक्ट बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो मतलब कमेटियां बननी थी गांव में, फॉरेस्ट राइट कमेटियां। क्लेम उन कमेटियों ने लेना है, मतलब किसी और ने नहीं लेना, आपके गाँव के लोगों ने क्लेम लेना है। फिर उन्होंने निशानदेही करनी है, फिर उन्होंने खुद जाना है, फिर उसके साथ बाकी लोग जैसे पटवारी, गार्ड वगैरह होंगे वो देखेंगे और फिर उन्होंने वेरीफाई करना है क्लेम और गांव से पास करवा के ये दे देना है आपने सब डिविजनल लेवल कमेटी, जिसको हेड करता है एसडीएम या फिर एडीसी, उसको देना है। फिर वो डीसी साहब उसका क्लेम मानते हैं, नहीं मानते हैं तो रिजेक्ट होता है या कुछ भी है तो डीसी साहब उसमें आर्डर करेंगे। अगर मिल गया तो पट्टे मिल जाएंगे और अगर नहीं मिला तो रिजेक्ट होगा, उसमें रीज़न लिखा होगा। और हिंदुस्तान में लगभग 13 लाख लोगों के क्लेम रिजेक्ट हुए। देखें मतलब ये ऐसा राइट है ना जी, इसमें अगर कोई बाबूगिरी करेगा चलेगी नहीं। मतलब बनाया हुआ ऐसा है, मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे तहसीलदार हूँ मैं रोक सकता हूँ, मैं डीसी हूँ मैं रोक सकता हूँ, है ही नहीं। गांव की कमेटी ने आपसे क्लेम लेना है, वेरिफिकेशन करनी है। पटवारी साहब को कुछ अगर प्रॉब्लम है लिख के देना है, गार्ड साहब को कोई प्रॉब्लम, उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, गांव ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आगे देना है। आगे जनाब आपके हैं एसडीएम साहब उस कमेटी में, रेंजर साहब और बीडीओ साहब और 3 एसटी के और हैं। मतलब वो देखेंगे ना वहाँ अगर कुछ कमी है तो वो वापस भेजेंगे कि ये चीज़ ठीक करके भेजो, ये नहीं है कि रिजेक्ट करना है। फिर डीसी साहब के पास जो कमेटी है उसमें 3 एसटी हैं, ट्राइबल के मेंबर आएंगे ना 3, वो होंगे डीडीसी के चुने हुए, ये जो सब डिविजनल में होंगे बीडीसी के चुने हुए मेंबर। तो ये लोग वहाँ पे होंगे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका राइट। और डीडीसी में जो डीसी साहब की कमेटी होगी उसमें डीएफओ होगा, उसमें आपका ये जो डीपीओ होगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर, क्योंकि ट्राइबल का सिस्टम नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इसलिए ये लोग होंगे। तो ये कोई कहे कि मतलब ऐसे करके ये चीज़ बंद कमरे में कोई आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, है नहीं है। आपको फॉरेस्ट राइट की कमेटियाँ बनानी है सब जगह पे, म्यूनसिपलिटी में भी, म्यूनसिपलिटी के बाहर भी, जहाँ ट्राइबल है वहाँ भी, जहाँ नहीं है वहाँ भी। तो फॉरेस्ट डिवेलर हो सकता है, कोई लोग यहाँ रह सकते होते हैं। और दो तरह के राइट्स हैं इसमें ज़मीन के ऊपर। आपका निजी राइट है खुद का कि भाई आप जो है उस ज़मीन पे रह रहे हैं और आपको 80 कनाल तक का ज़मीन का प्रोविज़न है कि आपको दी जा सकती है, 4 हेक्टेयर, जो कि 79.7 कनाल बनती है। दूसरा ये कि प्रोसेस इतना डेमोक्रेटिक, इतना अच्छा है कि अगर वो नहीं भी इनको दे रहे हैं राइट, इनके पास क्लेम भरा हुआ है ना, तो इनको निकाल नहीं सकते। मुझे बताइए, बड़गाम में जो ड्राइव चली जी जी फॉरेस्ट डेवलपर्स पे, या पहलगाम में बहुत सारे ऐसे हाँ देखिए स्ट्रक्चर्स उखाड़ दिए गए। यहाँ रिसेंटली जम्मू सिजवा या बठिंडी में एंटी ऑफिशियल वर्जन यही है कि एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव ये थी। हाँ जी तो इसे किस हद तक मानते देखिए, हैं? दो चक्कर हैं, दो इशू हैं। एक इशू है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि लगातार चल रही है। एक इशू है कि स्टेट के यहाँ पे जो हमारा एस्ट वाइल स्टेट थी, इसमें हाई कोर्ट है जो, उसमें डिवीज़न बेंच में किसी ने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हुई थी कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कौन फॉरेस्ट में और उनको निकाला जाए। उसमें जनाब कोर्ट ने कहा कि एक लिस्ट दे दो, लिस्ट में जो भी है निकालो, ठीक है ना। तो उसमें देखें दो चीज़ें, एक्ट एक तरफ है, दूसरा कानून एक और ऑर्डर आ जाता है। उसमें वो कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को या दूसरे कि भाई इसको करके हमें बताओ, वो भी दोनों साइड से दबाव आ गया ना। उसमें ये कि ट्राइबल बॉडी कोई भी कोर्ट में नहीं गई ये बताने के लिए कि भाई हमें तो एक्ट आ गया है। अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो मतलब कोई भी चीज़ है वो थोड़ा कानून जान रही है कि ये ट्राइबल है ना, मैंने क्लेम किया हुआ है फॉरेस्ट लैंड पे। तो ऐसे में कुछ बीच में जो कन्फ्यूजन रहा ना, उसकी वजह से तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने क्लेम देने शुरू कर लिए हैं और क्लेमों का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये चीज़ जो है ना, ये जो जहाँ अब हम पहुँचे हुए हैं ना, तो इससे आगे ये निकालने का सिलसिला जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। जब एक तो अच्छा, उनके लिए कंपनसेट का क्या हो गया जो बड़गाम में बहुत सारे? हाँ देखिए, उसमें जो फार्म आप है ना, फार्म ए निजी फार्म है, फार्म बी है, उसमें एक कॉलम है कि अगर आपको 5 साल के अंदर कहीं से डिस्प्लेस किया गया है फॉरेस्ट लैंड से और आपको कोई इसके कंपनसेशन नहीं दी गई है, तो ये फार्म भरें, तो आपको वापस वो ज़मीन रिट्रीव होगी और उसमें कंपनसेशन मिलेगा। जी। अच्छा, अब अगर कोई इसी फॉरेस्ट राइट्स के तहत वायलेशन करता है, फॉर एग्जांपल यही इलीगल एनक्रोचमेंट की बात करते हैं, जी, तो इन्हें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की तहफ़्फ़ुज़ात मिलते हैं? ये उस देखिए ना, मतलब आपका देखें, पहले आप फॉरेस्ट पर रहते होने चाहिए 2005 से पहले अगर आप एसटी हैं, और आप रहते होने चाहिए 75 साल से अगर आप नॉन एसटी हैं। फॉरेस्ट डिवेलर्स होने चाहिए। एक तो आप फॉरेस्ट की ज़मीन पे नहीं रहते, आप रेवेन्यू की ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन आपका डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के ऊपर है, तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद जनाब तीसरा ये है कि आपका ओवरऑल जो भी लोग इसमें क्लेम करने वाले हैं उनका ये देखना है कि क्या वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर, क्या उनका लाइवलीहुड उसके साथ जुड़ा हुआ है, गुजर बसर, उसकी भेड़ बकरी वहाँ चरेगी नहीं, उसको दूध नहीं, उसका गाय बछड़ा नहीं चढ़ेगा, उसको दूध नहीं निकलेगा, वो नहीं कर सकता। भेड़ बकरी नहीं चढ़ेगी तो वो ऊन नहीं निकाल सकता या भेड़ बकरी माल नहीं बेच सकता। तो इसमें से ये देखना है कि उसकी गुजर बसर क्या फॉरेस्ट के ऊपर है, वो बैठा हुआ है 2005 से पहले या 75 साल से, और दूसरा उसके पास क्या 2 सबूत हैं, कोई रेवेन्यू का सबूत होगा, उसके पास कोई गिरदावरी टूटी होगी, कोई अदालत का सबूत होगा, कहीं उसने केस किया होगा, कोई सरकारी सबूत उसके पास होगा, फॉरेस्ट का माटो होगा, कुछ होगा। और मैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे गया हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई है इसी दौरान, क्योंकि मैं फील्ड में जाके लोगों को अवेयरनेस के सिलसिले में हम निकले हैं, तो पता चला कि कोई 80% लोगों के पास सबूत हैं। हमारे लोग जो कोई भी किसी ज़मीन पे बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी गिरदावरी वहाँ पे हुई है, या फिर उसको माटो है उसके पास, या उसके पास परमिट है, या कुछ है, तो मतलब मैक्सिमम लोगों के पास है। अच्छा, मुझे बताइए, आप अभी कह रहे हैं कि 75 साल से पहले जो नॉन एसटी होंगे, नॉन एसटी के लिए जी बस रहे होंगे, जी, तो होमलेस लोगों के लिए क्या इसमें कोई प्रोविजन है? एक है कि एक बड़ा तबका इसमें और रह जाता है कि जो लोगों की ज़मीन पे रहते हैं, जैसे सरकार की ज़मीन पे रह रहे हैं यहाँ, और वहाँ किसी को पैसा दे के रह रहे हैं,
मतलब कोई किसी ने डोग गिरी हुई है, अपना पास्चर गिरा हुआ है बड़ा सा, वो इनसे पैसा ले लेता है। यहाँ कुछ लोग जो मतलब लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो फॉरेस्ट के नज़दीक उन्होंने जंगल घेरा हुआ है, खुद वो यूज़ नहीं करते, लेकिन वो बकरवालों को देते हैं उस पर, किस पे, पैसे पे, 50,000 सीज़न का, 1 लाख सीज़न का, कि भाई ये एरिया है, तुम इसमें करो, मुझे पैसा दे दो। मतलब ये जम्मू कठुआ सांबा उधमपुर और इस एरिया में ये चल रहा है। हाँ, इसको अड़ा बोलते हैं कि मतलब एक तरह का इलाका कोई लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है फॉरेस्ट की लैंड पे, और कोई लोगों को वो अलो करते हैं और पैसे लेते हैं। तो इसमें एक बढ़िया, खुद बकरवालों में एक आजड़ी तबका है, जो कि कोई बड़ा बकरवाल होगा वो कहेगा मेरे पास ज़मीन है, तुम अपनी बकरी भी चारो, मेरी भी चारो, मैं पैसे नहीं लूँगा तुमसे, तुम मेरे से पैसे नहीं लेना। ये चल रहा है। लेकिन उनको कैसे ज़मीन मिलेगी, वो एक इशू है, उनके लिए लड़ना पड़ेगा बड़े। मैंने उनको बोला आप भरो, हम लड़ेंगे आपके लिए।